हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने एक्सट्रीमोफाइल्स के बारे में देखा था। अब हम देखेंगे कि उनकी कौन सी ऐसी मैकेनिज्म है जिसकी वजह से वो क्या क्या हमारे लिए सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। एक्सट्रीमोफाइल्स अर्थ के लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर तीनों लेयर में मिल सकते हैं। अब इनकी जो एडेप्टेशन मैकेनिज्म है ये नॉर्मल ऑर्गेनिज्म से काफ़ी अलग है और ये बायोटेक्नोलॉजिकल जो टूल है उनमें यूज़ करने के लिए भी काफ़ी काम आते हैं। जैसे कि एसिडोफिल्स जो है ये मेटेलिक मिनरल जो लॉस्ट हो जाते हैं माइनिंग के दौरान, या फिर रिडक्शन ऑफ सल्फर लेवल जो है कोल के अंदर, उसका आपको रिकवरी जब करनी हो तब एसिडोफाइल्स काम आते हैं। फिर है थर्मोफाइल। थर्मोफाइल्स जो हैं ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, क्रिमिनल केसेस, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स। फिर एंजाइम ऑफ थर्मोफाइल्स जो है ये बायोलॉजिकल डिटर्जेंट के तौर पर भी यूज़ होते हैं। अभी आप कोरोना की जो ये सारी सिचुएशन है इसमें आपने आरटीपीसीआर या पीसीआर का नाम सुना होगा, जिसके अंदर भी थर्मोफाइल्स में से एक्सट्रैक्ट किया हुआ एंजाइम यूज़ किया जाता है। और अल्कली फाइल्स जो है ये रिमूवल ऑफ जेल के लिए जो एक्सरे फिल्म के सरफेस पर लगी होती है उसके लिए ये यूज़ होता है। फिर वाटर ट्रीटमेंट के लिए, स्पिल्ड ऑयल की रिकवरी के लिए। साइक्रोफाइल जो है ये स्पॉइल फ्रोजन टूल की तरह काम करता है। फिर हेलोफाइल जो है ये जो रूइंड सॉइल है उसे रिक्लेम करने के लिए या उसके जो न्यूट्रिएंट वैल्यू है वो ठीक करने के लिए काम आता है। फिर इसके अंदर जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक का भी यूज़ होता है और जीन जो हेलोफाइल का जो जीन है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर इंसर्ट भी किया जा सकता है। अब कितने कितने तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। अब बारी आ रही है उनकी क्लासिफिकेशन के बारे की। तो दो ब्रॉड कैटेगरी है, सेल्यूलर और नॉन सेल्यूलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सेल्यूलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, एक है प्रोकैरियोट और एक है यूकैरियोट। व्हिटेकर जो है इन्होंने इस ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया था प्रोकैरियोट, जिसे मोनेरा कहा जाता है, और इसके अंदर यूकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं इनके अंदर इन्होंने आल्गी, प्रोटोजोआ यानी कि फंजाई और फिर फंजाई उन्होंने कैटेगरी डिसाइड की थी, यानी हुआ मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई तीन। नॉन सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में वायरस, पीरियड और प्रियॉन का इंक्लूडेशन हो रहा था। अब प्रोकैरियोट ऑर्गेनिज्म जो है ये प्रिमिटिव सेल्यूलर स्ट्रक्चर शो करते हैं और उनके अंदर प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है। उनके अंदर वो मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस इनके अंदर नहीं होता। यू बैक्टीरिया और आर्कियोबैक्टीरिया जो है ये प्रोकैरियोट्स हैं। यू बैक्टीरिया ऑर्गेनिज्म जो है ये वेल डेवलप्ड सेल स्ट्रक्चर है, इनका न्यूक्लियस भी काफ़ी डेवलप होता है और इनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं। आल्गी, फंजाई, प्रोटोजोआ ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के एग्जाम्पल है। कार्ल वूज और बॉक्स जो है इन्होंने फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सजेस्ट किया लिविंग ऑर्गेनिज्म का और उन्होंने इसे फर्दर डिवाइड किया 3 डोमेन में, दैट इज बैक्टीरिया, आर्किया एंड यूकैरिया। अब नीचे आपको कंपैरिजन बिटवीन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट दिया गया है। तो फाइलोजेनेटिक जो प्रोकैरियोट है उसमें है डोमेन है बैक्टीरिया और आर्किया, यूकैरियोट में है यूकैरिया और उसके अंदर प्रोटिस्टा, एनिमलिया और प्लांटिया है। साइज मेंशन की गई है 0.2 से 2 माइक्रोमीटर इंटू 2 से 8 माइक्रोमीटर, 1 to 2 से 1 to 4 माइक्रोमीटर और 5 माइक्रोमीटर से यूकैरिया में ज़्यादा। जेनेटिक मटेरियल प्रोकैरियोट में होगा प्रिमिटिव न्यूक्लियस, नॉट बाउंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोइड कहा जाएगा उसके न्यूक्लियस को, क्रोमेटिन मटेरियल को। इसके अंदर सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम होगा, जबकि जो यूकैरियोट है उसमें ट्रू वेल डेवलप्ड होगा न्यूक्लियस, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होगा और काफ़ी वन लाइनर क्रोमोसोम्स होंगे। फिर उसके अंदर हिस्टोन कॉम्प्लेक्स नहीं होगा और जो यूकैरियोट्स है उसमें कॉम्प्लेक्स्ड होगा। प्लाज्मिड जो है ये फ्रीली अकर करेंगे साइटोप्लाज्म में प्रोकैरियोट में, और यहाँ पर काफ़ी रेयरली देखने को मिलेंगे यूकैरियोट्स के अंदर। अरेंजमेंट बैक्टीरिया और आर्किया में लीनियर। यूकैरियोट के अंदर जीन्स का जो है ये एक्सॉन इंट्रॉन यूनिट के तौर पर होगा। सेलुलर स्ट्रक्चर में मेम्ब्रेन नहीं होगी, न्यू ऑर्गेनल्स होंगे। फिर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होंगे जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपैरेटस, ये सारी चीज़ें होंगी। प्रोकैरियोट में सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकन, दूसरे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस, स्यूडोम्यूरिन, फिर पेप्टिडोग्लाइकन जैसे कि पॉलीमर वगैरह होंगे प्रोकैरियोट में। यूकैरियोट में होगा
सिंपल केमिकल कंपोजिशन, पेप्टिडोग्लाइकन एब्सेंट होगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है इसके अंदर ईस्टर लिंक्ड फॉस्फोलिपिड्स होंगे या होपेनॉइड्स होंगे और वो स्टेरॉल्स पोजेस नहीं करेंगे प्रोकैरियोट में कि बैक्टीरिया डोमेन में। आर्किया में ग्लिसरॉल डाईथर्स, डाइग्लिसरॉल, टेट्राईथर्स, कुछ के अंदर स्टेरॉल्स होंगे। यूकैरियोट्स में होंगे ईस्टर लिंक्ड फॉस्फोलिपिड और स्टेरॉल। रेस्पिरेशन के लिए एंजाइम प्रोकैरियोट के दोनों डोमेन में प्रेजेंट है जबकि यूकैरियोट में एब्सेंट है। साइटोस्केलेटन इसमें है रूडिमेंट्री और यहाँ पर साइटोस्केलेटन जो है इसके अंदर माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट और माइक्रोट्यूब्यूल्स है। रिबोसोमल्स की साइज यहाँ पर 70s होगी और यूकैरियोट में होगी 80s। अब गैस वैक्यूल प्रोकैरियोट में होंगे, यूकैरियोट में नहीं होंगे। फ्लैजेला और दूसरे सब माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होंगे प्रोकैरियोट में। यूकैरियोट में इन साइज जो मेम्ब्रेन बाउंड कॉम्प्लेक्स है उनके अंदर कभी कभी माइक्रोट्यूब्यूल्स मल्टीपल होंगे और कभी कभी सीलिया होगा, फ्लैजेला नहीं होगा। सेल डिवीजन का जो फॉर्मूला है वो बैक्टीरिया में होगा बाइनरी फिजन और आर्किया में बाइनरी फिजन और यूकैरियोट में होगा माइटोसिस एंड मियोसिस। मेटाबॉलिज्म जो है इसके अंदर ग्रेट डाइवर्सिटी होगी बैक्टीरिया में। आर्किया में अनयूजुअल मेटाबॉलिक प्रॉपर्टीज़ होगी। फिर जो यूकैरियोट है उनके अंदर कॉमन पैटर्न फॉलो होता होगा। ग्लाइकोलिसिस कॉमनली सारे ऑर्गेनिज्म में होता है। फिर अकरेंस जो है ये न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करने के लिए जहाँ पर उनको मिल जाए वहाँ पर ये रहना पसंद करेंगे बैक्टीरिया। आर्किया एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में रहना पसंद करेंगे जबकि यूकैरियोट डाइवर्स हैबिटेट में रहते हैं उनकी फेवरेबल कंडीशन की अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग। अब बात करते हैं डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में। सबसे पहले है इसमें बैक्टीरिया। ये सिंगल सेल प्रोकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ये एग्रीगेट होकर कॉलोनीज फॉर्म करेंगे। ये स्पेरिकल हो सकते हैं, रॉड लाइक हो सकते हैं, स्पाइरल हो सकते हैं शेप में, स्पेरिकल फॉर्म में हो सकते हैं जिसे कोकाई कहा जाता है यानी राउंड शेप में। अगर ये कोकाई पैर्स में हो तो उसे डिप्लोकोकाई कहा जाता है। अगर चेन में हो तो उसे स्ट्रेप्टोकोकाई कहा जाता है। अगर 4 के फॉर्म में हो तो उसे टेट्राड कहा जाता है। अगर ये 8 के फॉर्म में हो तो उसे ऑक्टोकोकाई या फिर सार्सिना कहा जाता है। अगर ये क्लस्टर में हो तो उसे स्टेफेलोकोकाई कहा जाता है। रॉड जो बैक्टीरिया है उन्हें बेसिलाई कहा जाता है या बेसिलस कहा जाता है। ये अगर चेन में हो तो उसे स्ट्रेप्टोबैसिलाई कहा जाता है। यहाँ पर कुछ बैक्टीरिया के शेप और उनके डायग्राम दिए गए हैं। सबसे पहले है कोकाई और उनके अरेंजमेंट। पहला जो सिंगल जो अगर राउंड शेप है उसे कोकस कहा जाता है। अगर ये 2 पैर में है तो इसे डिप्लोकोकाई, चेन में है तो इसे स्ट्रेप्टोकोकाई, 4 के फॉर्म में है तो टेट्राड, 8 के फॉर्म में है तो सार्सिना और क्लस्टर में है तो उसे स्टेफाइलोकोकस कहा जाता है। अब बारी आती है रॉड शेप बैक्टीरिया की। अगर इसमें सिंगल है तो वो है बैसिलस, डबल है तो वो है डिप्लोबैसिलाई, चेन है तो स्ट्रेप्टोबैसिलस। फिर ये कुछ हद तक अगर आपको ऐसा दिखे कि ये राउंड भी नहीं है और रोड भी नहीं है, आपको ओवल शेप के दिखे तो ये है कोकोबैसिलस। फिर है स्पाइरल बैक्टीरिया जिसके अंदर आते हैं विब्रियो, स्पाइरलम और स्पाइरोकिट्स। फिर दूसरे शेप हैं स्टार शेप, स्क्वायर शेप्ड और ट्राइकोम शेप। ये सबसे कॉमन शेप्ड हैं बैक्टीरिया के। इनके जो सेल हैं ये कॉम्प्लेक्स सेल वॉल से सराउंडेड है और उनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होते हैं। बैक्टीरिया के जो सेल हैं उनके अंदर सरफेस एपेंडेजेस होते हैं जैसे कि फ्लैजेला, पिलाई। फ्लैजेला जो है ये मोटिलिटी के लिए है, पिलाई जो है ये एड्जॉर्प्शन के लिए है, सेक्स पिलाई जो है ये कॉन्जुगेशन के लिए है, दूसरे स्ट्रक्चर्स जो हैं ये होल्ड फास्ट के लिए है। और जो बैक्टीरिया हैं वो दूसरे बहुत सारे म्यूसिलिनियस कोट से ढके हुए होते हैं। इन्हें स्लाइम लेयर या कैप्सूल कहा जाता है। उनका जीनोम जो है ये सिंगल सर्कुलर डीएनए के फॉर्म में होता है और ये जो एरिया है जहाँ पर उनका डीएनए होगा उन्हें न्यूक्लियर रीजन, न्यूक्लियोइड या न्यूक्लियर बॉडी कहा जाता है। यहाँ पर आपको बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा होगा। तो ये जो चीज़ है ये है इंक्लूजन बॉडीज, ये जो है ये है सेल वॉल, ये है राइबोसोम्स, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये है फ्लैजेला और
इसी तरह ये है फिम्ब्रे, ये है न्यूक्लियर रीजन जिसके अंदर डीएनए यानी कि इनका जेनेटिक मटेरियल है, ये है प्लाज्मिड और ये है साइटोप्लाज्म जिसे हम सेलुलर फ्लूइड भी कह सकते हैं। तो ये पूरा बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है। इसी तरह ये टिपिकल बैक्टीरिया यानी प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर है। अब क्रोमोसोमल डीएनए के अलावा बैक्टीरिया के कुछ सेल इनके अंदर एडिशनल पीसेस ऑफ डीएनए होते हैं जिसे प्लाज्मिड कहा जाता है। प्लाज्मिड का स्पेसिफिक कैरेक्टर होता है बैक्टीरिया के अंदर और ये एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र होता है कॉन्जुगेशन के द्वारा। न्यूट्रिशनली बैक्टीरिया जो है ये ऑटोट्रॉफिक, हेटेरोट्रॉफिक, केमोट्रॉफिक, फोटोट्रॉफिक, लिथोट्रॉफिक और ऑर्गेनोट्रॉफिक हो सकते हैं। ऑटोट्रॉफिक यानी खुद का खाना खुद बनाने वाले, हेटेरोट्रॉफिक यानी काफ़ी सारी अलग अलग मैकेनिज्म लगाकर, कीमोट्रॉफिक यानी कि जो केमिकल सब्सटेंस यूज़ करें, और लिथोट्रॉफिक यानी ऑर्गेनिक सब्सटेंस यूज़ करें, ऑर्गेनोट्रॉफिक यानी ऑर्गेनिक सब्सटेंस यूज़ करने वाले। तो ये फेवरेबल कंडीशन में काफ़ी रैपिडली ग्रो करते हैं और ये 10 to 20 मिनट्स के इंटरवल में रैपिडली डिवाइड भी करते हैं। अब ये लेबोरेटरी में भी ग्रो कर सकते हैं हम इसे लिक्विड और सॉलिडिफाइड मीडिया को यूज़ करके, जो हमने लास्ट चैप्टर में देखा था। इनको ब्रॉथ में भी हम ग्रो कर सकते हैं जिसके अंदर ये टर्बिडिटी शो करता है। सॉलिड मीडिया में ये कॉलोनी फॉर्म करेगा। कुछ स्पीशीज़ जो हैं ये हाईली रिफ्रैक्टाइल है, रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर है इनके पास, जिनको स्पोर कहा जाता है यानी कि एंडोस्पोर कहा जाता है। ये सिर्फ सर्वाइवल के लिए हैं, ये रिप्रोडक्शन के लिए नहीं है। ये हमने लास्ट चैप्टर में बात की थी। जब बैक्टीरिया को कोई फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलती तो अपने आसपास जो कवच बना लेता है उसे स्पोर कहा जाता है। अब उनमें से कुछ ऐसे हैं जो इकोसिस्टम के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एलिमेंट का रिसाइकल करने में। कुछ जो है वो पॉल्यूशन कॉज करने में, कुछ जो है वो डिजीज़ कॉज करने में, और कुछ जो है इंडस्ट्रियली काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। बैक्टीरिया को जो स्टडी करने के लिए यूज़ होती है उस ब्रांच को बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। अब बात आर्कीबैक्टीरिया की। ये ऐसे प्रोकैरियोट हैं जो एक्सट्रीम कंडीशन में रहते हैं और इन्हें एक्सट्रीमोफाइल्स भी कहा जा सकता है। ये प्रोकैरियोट से मॉर्फोलॉजी में काफ़ी मिलते जुलते हैं, सेल स्ट्रक्चर में भी मिलते जुलते हैं, लेकिन इनकी केमिकल कंपोजिशन जो है ये कम्प्लीटली यूनिक है। इनकी मेम्ब्रेन जो लिपिड है वो भी नॉर्मल बैक्टीरिया से काफ़ी अलग है और इनके पास काफ़ी एक्सेप्शनल न्यू शेप्स हैं जो एक्सट्रीमोफाइल्स के अंदर देखे गए हैं। कुछ ट्रायंगुलर हैं, कुछ स्क्वायर हैं, कुछ स्टार शेप हैं। इनके पास यूनिक फिजियोलॉजिकल और मेटाबॉलिक प्रॉपर्टीज़ हैं और ये काफ़ी बड़े अमाउंट में सिग्निफिकेंट है, यानी हमारे लिए यूज़फुल है और इनसे काफ़ी अलग अलग चीज़ों का पता लगाया जा सकता है। अब बात करते हैं आल्गी के बारे में। टर्म जो आल्गी है ये एक्वेटिक प्लांट या ग्रास ऑफ वाटर से आया है। ये प्रोटिस्ट है, ये यूकैरियोटिक है, यूनिसेल्युलर या मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर क्लोरोप्लास्ट एग्जिस्ट करता है। आल्गी फ्री लिविंग वाटर के अंदर हो सकते हैं या टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में भी हो सकते हैं। मास ऑफ आल्गी जो है ये वाटर सरफेस पर फ्लोट करता रहता है, इसीलिए इसे आल्गल ब्लूम कहा जाता है। आल्गी जो है ये एंडोसिम्बायंट के तौर पर रह सकता है जैसे कि मॉलस्कस, वॉर्म्स वगैरह, और इनका जो फॉर्म है ये म्यूचुअल रिलेशनशिप जो फंजाई के साथ होता है वो उसे कहा जाता है लाइकेंस। आल्गल बॉडी जो है इसको थैलस कहा जाता है और इसके अंदर यूनिसेल्युलर या मल्टीसेल्युलर दोनों हो सकते हैं। मल्टीसेल्युलर आर्गे जो है वो फिलामेंटस हो सकता है जैसे कि स्पाइरोगायरा, मेम्ब्रेनस हो सकता है जैसे कि ब्लेड लाइक या फिर ट्यूब्यूलर। यूनिसेल्युलर जो है इसमें स्फेरिकल, रोड शेप, क्लब शेप या स्पिंडल शेप हो सकता है। आल्गी के पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं, क्लोरोप्लास्ट हैं जैसे कि क्लोरोफिल, कैरोटेनॉइड्स, बाइलोप्रोटीन्स, फाइकोबिलीन्स। आल्गी जो है ये ऑटोट्रॉफिक या हेटेरोट्रॉफिक है। आल्गी जो है एसेक्सुअली या सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ये फ्रेगमेंटेशन से होता है, स्पोर फॉर्मेशन, बाइनरी फिशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होता है और जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। आल्गी का जो इम्पोर्टेंस है वो इकोसिस्टम के लिए है। ये प्रोड्यूसर के तौर पर सर्व करता है। आल्गी फूड के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। कुछ आल्गी जो हैं ये अगार अगार देते हैं। एल्जिनिक एसिड
कैरोजिनिन देते हैं। अगार अगार जो है ये सॉलिडिफाइंग एजेंट के तौर पर यूज़ होता है। दूसरा जो है ये आइसक्रीम मेकिंग में भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी सारे टॉक्सिक ब्लड और जो ब्लड के अंदर टॉक्सिसिटी फैलाना या फिर एक्वेटिक लाइफ को किल करना, ये भी algae एक तरह से करती है। और कुछ जो पैथोजन ह्यूमंस हैं और एनिमल्स में भी ये algae काम करती है। किस तरह से? तो algae जो है वो हमारे फूड में किसी तरह से मिक्स हो जाए तो हमारे बॉडी में वो टॉक्सिसिटी फैला सकती है ब्लड स्ट्रीम में। तो फिर दूसरा वो करती है कि वो पूरी तरह से जो पानी की एक्वेटिक सरफेस है उसे ढक देती है, जिसकी वजह से डिज़ोल्व ऑक्सीजन का अमाउंट कम हो जाता है और उसकी वजह से जो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होनी चाहिए उस तरह से नहीं होती और जो एक्वेटिक लाइफ है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है। फिर ह्यूमन्स और एनिमल्स में वो पैथोजन के तौर पर भी कभी कभी सर्व करती है। और इसके बाद हम देखेंगे फंजाई के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।